क्लास खत्म करके मैं हमेशा की तरह ट्रेन से घर लौट रहा था, बस यही सोचते हुए कि घर पहुंचकर क्या करूं। तभी अचानक मेरे सीने में ऐसी तेज चुभन उठी कि सांस तक रुक गई। मैं दर्द से तड़पा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। जब होश आया तो मैं न ट्रेन में था न हॉस्पिटल में। मैं एक छोटे से सफेद कमरे में खड़ा था, चारों तरफ सिर्फ खाली दीवारें। मेरे पैरों के पास एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था और उस पर मेरा नाम लिखा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी पूरी दुनिया उलट गई। उसमें साफ लिखा था कि मैं मर चुका हूं, वो भी बीमारी से, और ऊपर से गलती से 50 साल पहले मार दिया गया हूं। माफी के बदले मुझे दूसरी दुनिया भेजा जा रहा, साथ में 3 एबिलिटी चुनने का मौका भी। एक सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। गुस्सा आया, झटका लगा, लेकिन जब मर ही चुका था तो रोने का मतलब नहीं था। मैंने तुरंत सोचा, अगर नई दुनिया में जाना ही है तो खाली हाथ क्यों जाऊं। मेरे सामने अचानक कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया, जैसे कोई गेम शुरू हो गया हो। मैंने बिना देर किए अपनी 3 एबिलिटी लिख डाली। पहली, मैं हथियार और उन्हें चलाने वाले सैनिक बुला सकूं। दूसरी, मैं उन हथियारों और सैनिकों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकूं। तीसरी, मैं गोला बारूद, रिसोर्स, लोग और जरूरी फैसिलिटी भी बुला सकूं, ताकि सब कुछ सिर्फ दिखावा न रह जाए। मुझे लगा मैंने कमाल कर दिया, लेकिन जैसे ही कंफर्म किया, स्क्रीन पर एरर आ गया। बोला गया कि मैंने 3 से ज्यादा एबिलिटी ठूंस दी है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी। मैंने सोचा छोटी मोटी लिमिट होगी, और हाँ, दबा दिया। वही मेरी पहली बड़ी गलती थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि जिस दुनिया में मैं जा रहा हूं वहां फैंटेसी है, मैजिक है, डेमन है, और मेरे जैसे दूसरे दुनिया से आए लोग भी हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर ऐसे किसी आउटर वर्ल्डर को मार दिया जाए तो उसकी स्पेशल एबिलिटी छीनी जा सकती है। मैं अभी इस बात को समझ ही रहा था कि मेरे पैरों के नीचे जमीन फट गई और मैं चीखता हुआ सीधे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते हुए एक आखिरी मैसेज भी मिला कि दूसरे दुनिया वालों से उलझना भगवान का टाइम पास है, इसलिए ऊपर से दखल भी हो सकता है। सच कहूं, इतनी जरूरी बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं नई दुनिया में आकर जमीन पर लुढ़का और सबसे पहले यही महसूस हुआ कि हाँ, अभी जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी एबिलिटी चेक करनी चाहिए, मेरे सिर में ऐसा दर्द उठा जैसे दिमाग फट जाएगा। मैं कई मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा। जब दर्द थमा तो मुझे समझ आया कि उस दर्द के साथ इस दुनिया की बेसिक जानकारी मेरे दिमाग में जबरदस्ती ठूंस दी गई है। मैं चिढ़ा हुआ था, मगर अब आगे बढ़ने के अलावा रास्ता नहीं था। मैंने मेनू खोला और एक मॉडर्न राइफल बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डिटेल पढ़ी और वहीं मेरी उम्मीदों पर पहली असली चोट पड़ी। रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं सिर्फ 1945 तक के हथियार ही बुला सकता था, उससे आगे कुछ नहीं। सैनिकों की संख्या भी लिमिटेड थी, रीसमन भी लिमिटेड था, और बाकी सब लेवल पर खुलना था। उस सफेद कमरे में बिना पढ़े हां दबाने का पछतावा अब जाकर गले पड़ा। फिर भी मैंने खुद को संभाला। अगर इस दुनिया में बाकी लोग तलवार, मैजिक और डेमन से लड़ रहे हैं तो 1945 तक की पूरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी किसी चीज से कम नहीं थी। मैंने अपना स्टेटस देखा, फिर समनेबल आइटम्स की लिस्ट खोली। वहां छोटे हथियारों पर कोई सख्त रोक नहीं थी, और सैनिक बुलाते समय उनकी उम्र, लिंग, शक्ल और जाति तक चुनी जा सकती थी। अगर मैं कुछ न चुनूं तो सब रैंडम आता। मैंने अपने लिए जर्मन इन्फेंट्री सेट चुना, क्योंकि जो हथियार उपलब्ध थे उनके साथ वही सबसे फिट बैठ रहा था। अगले ही पल मेरी स्कूल यूनिफॉर्म गायब हुई और मैं हेलमेट, ग्लव्स, M43 यूनिफॉर्म, बूट, बैग, फावड़ा, SATG 44, वॉल्थर P38, ग्रेनेड और बायोनेट के साथ खड़ा था। असली बंदूक का वजन हाथ में आते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में किसी खेल में नहीं, युद्ध में हूं। मैंने टेस्ट के लिए एक पूरी कंपनी समन की, और चमकदार रोशनी के बाद मेरे सामने 250 सैनिक लाइन में खड़े थे। सबके कपड़े, फॉर्मेशन और अनुशासन इतने परफेक्ट थे कि मैं खुद कुछ पल चुप रह गया। तभी उनमें से एक अफसर आगे बढ़ी, सल्यूट किया और खुद को चितो से कतयामा बताया। वही पहली कंपनी की कमांडर थी, और उसने बड़ी शांति से कहा कि वो मेरी सहायक भी रहेगी। मैं उसके चेहरे पर अटक गया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसकी आंखों की गंभीरता थी। बाद में पता चला कि 250 में लगभग 150 सैनिक महिलाएं थीं, लेकिन उनकी स्किल में कोई कमी नहीं थी। मैंने तुरंत उन्हें आसपास की टोही का आदेश दिया, और उसी के साथ इस जगह को हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैं रुका नहीं। मैंने कंक्रीट की बिल्डिंग, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दीवारें, कांटेदार तार, बंकर, खाइयां, चौकियां, आर्टिलरी पोजीशन सब समन कर दिया। डिफेंसिव बेस कुछ ही देर में तैयार हो गया। फिर मैंने ऑफेंसिव फायर पावर खड़ी की। हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ट्रक माउंटेड लॉन्चर, मोर्टार, हॉविचर, एंटी आर्मर हथियार, सब। इसके बाद मैंने कंपनी को 12 डिवीजन में बांटकर चारों दिशाओं में स्काउटिंग पर भेज दिया। हर टीम को हथियार, सपोर्ट, मेडिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। मैं थका जरूर था, मगर पहली बार मुझे लगा कि इस पागल दुनिया में मेरे पास कम से कम खड़े रहने लायक ताकत है। तभी मुझे एक और अजीब बात समझ आई। चितो से मुझे लगातार मास्टर कह रही थी। मैंने उससे साफ कहा कि मुझे ऐसे मत बुलाओ, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया। उसके लिए मैं मास्टर था और ये बदल नहीं सकता था। ऊपर से वो चाहती थी कि मैं उसे बिना किसी सम्मान सूचक शब्द के सिर्फ चितो से कहूं। मैंने उसका स्टेटस देखने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभा वो उसका पर्सनैलिटी सेक्शन था। बस एक शब्द, खतरनाक। मैंने ऊपर देखा तो वो हेलमेट उतारकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी पल समझ गया, मेरे पास एक बेहद काबिल और उतनी ही डरावनी सहायक है। कुछ देर बाद टोही टीमों की रिपोर्ट आने लगी। किसी ने समुद्र देखा, किसी ने खाली इलाका, लेकिन 9वीं डिवीजन ने 3 किलोमीटर दूर एक कृत्रिम किले जैसी संरचना देखी। मैंने 10वीं डिवीजन को उनके साथ जोड़कर उस जगह की तलाशी का आदेश दिया। तभी पश्चिम की तरफ से जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमांड सेंटर हिल गया, धुआं उठ रहा था, और 12वीं डिवीजन ने रिपोर्ट दी कि वहां 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक किशोर उम्र का सुनहरे बालों वाला और दूसरा काले बालों वाला आदमी। मैं तुरंत समझ गया कि ये शायद मेरे जैसे ही आउटर वर्ल्डर हैं, और अगर ऐसा है तो उनकी लड़ाई एबिलिटी के लिए हो सकती है। उस पल मैंने तय कर लिया कि भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने आदेश दिया कि दोनों को दुश्मन मानो
मौका मिले तो चुपचाप खत्म करो और अगर हालात बिगड़े तो पीछे हट जाओ। मेरे आदेश के बाद सैनिकों ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। स्नाइपर पोजीशन ले गए। पहली और दूसरी प्लाटून ने मिलकर हमला खोला और दूर से टाइप 99 राइफल की गोलियां चली। पहली गोली लगी, लेकिन उसके बाद सामने वाले ने बाकी गोलियां रोक दी। तब साफ हो गया कि दुश्मन साधारण नहीं है। मेरे सैनिक झाड़ियों से निकले। एसटीजी, एमजी, भारी मशीन गन, एंटी मटेरियल फायर, सब एक साथ बरसने लगा। वो आदमी गड्ढे में घुसकर बचाव कर रहा था। फिर उसने छड़ी उठाकर आग का गोला फेंका, यानी उसके पास सचमुच मैजिक था। उसके बाद मेरे लोगों ने पेंजर फाउस्ट और पोर्टेबल मोर्टार तक इस्तेमाल किए। जमीन फट रही थी, धुआं भर गया था, और आखिर जब वो खून से लथपथ बाहर कूदा, तभी पीछे से चली एक सटीक गोली ने उसका सिर छेद दिया। अगले ही पल भारी गोलियों ने उसका शरीर चीर डाला। दुश्मन वहीं खत्म हो गया। मेरे 2 लोग घायल हुए, लेकिन कोई मरा नहीं। रिपोर्ट मिलते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार मैंने इस दुनिया के असली खतरे का स्वाद चखा था। दुश्मन के मरते ही मुझे उसकी एबिलिटी और एक प्रिविलेज मिला। एक एबिलिटी थी पूरा हीलिंग, दूसरी थी पियरलेस, लेकिन उसके नीचे जो निशान था उसका मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाया। प्रिविलेज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, यानी इतना सब करने के बाद भी इनाम सीमित था। इसी बीच मेरे सैनिक वापस लौट आए और मैंने अगला कदम तय किया। 9वीं डिवीजन को जो किला मिला था उसे मैं खुद जाकर देखना चाहता था। जब मैंने ये कहा तो चितो से अचानक बेचैन हो गई। उसने लगभग टूटती आवाज में पूछा कि क्या मैं उसे छोड़कर जा रहा हूं। मुझे तुरंत बात संभालनी पड़ी। मैंने कहा कि मैं इसलिए जा सकता हूं क्योंकि बेस की जिम्मेदारी उस पर छोड़ने लायक भरोसा करता हूं। बस इतना सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन मैं समझ चुका था कि उसकी वफादारी सामान्य नहीं है। मैं पहली प्लाटून के साथ किले की तरफ निकला। रास्ते में 9वीं डिवीजन के सैनिक मिले और हमें अंदर ले गए। घना जंगल अचानक खुला और सामने एक खुला मैदान दिखा, जिसके बीचों बीच पुराना किला खड़ा था। पत्थर और लकड़ी से बना हुआ, चारों तरफ दीवार, बड़ा फाटक और पूरा ढांचा बेलों से लिपटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत पहले छोड़ दिया गया हो। अंदर जाकर देखा तो ज्यादातर कमरे टूटे हुए और खाली थे। मैंने सबसे ठीक हालत वाले कमरे में कम्युनिकेशन मशीनरी समन की। फिर पूरे किले की दोबारा तलाशी करवाई। कोई गुप्त रास्ता नहीं, कोई छिपा दरवाजा नहीं। बस इतना साफ था कि कभी यहां लोग रहते थे और उन्हें शायद जबरदस्ती हटाया गया था। तलाशी खत्म होते होते रात उतर आई। बाहर डेमन रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये जानकारी मेरे दिमाग में पहले से भरी जा चुकी थी। इसीलिए मैंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। मैंने पहरे की ड्यूटी बांटी, नाइट कॉम्बैट इक्विपमेंट और वॉकी टॉकी बांटे और खुद एक टेंट लगाकर कुछ देर आराम करने गया। दिन भर की मौत, नई दुनिया, बेस, लड़ाई, मैजिक, आउटर वर्ल्डर, सबने दिमाग हिला दिया था। मैं लेटा ही था कि लेफ्टिनेंट इबुकी मुझे जगाने आ गई। उसकी आवाज में तनाव था। गश्ती दल ने जंगल में चलती परछाइयां देखी थी। मैं तुरंत उठकर हथियार पहनकर बाहर आया और नाइट विजन से जंगल की तरफ देखा। कुछ था वहां और बहुत था, लेकिन साफ दिख नहीं रहा था। मैंने इबुकी से कहा कि लड़ाई की तैयारी करो। उसने बताया कि हेडक्वार्टर को पहले ही खबर भेजी जा चुकी है और इमरजेंसी में बमबारी के लिए तैयारी भी पूरी है। मैंने पूरे किले को युद्ध मुद्रा में डाल दिया। फाटक बंद हुआ, सैनिक पोजीशन में गए और मेरे आदेश के बिना कोई फायर न करे, यह साफ कह दिया गया। 5 मिनट बाद मैंने फ्लेयर दागने का आदेश दिया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में रोशनी उठी और जो दृश्य सामने आया उसने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी। पूरा किला राक्षसों की भीड़ से घिरा हुआ था। गॉब्लिन, कोबोल्ड, ऑर्क और न जाने क्या क्या। सबके हाथों में जंग लगी तलवारें, डंडे, टूटा कवच, लेकिन संख्या पागल कर देने वाली थी। मेरे पास कुल 80 सैनिक थे। कुछ हैवी मशीन गन, कुछ डबल बैरल मशीन गन, मोर्टार, ग्रेनेड डिस्चार्जर, सीमित गोला बारूद और सुबह आने तक कोई मदद नहीं। मैं उसी पल समझ गया कि सीधी लड़ाई में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने मेनू खोला, शायद आखिरी पल में कुछ और समन कर सकूं, लेकिन उसके बजाय एक नया संदेश उभर आया। भगवान की परीक्षा नंबर 1, डेमनों के हमले से बचो। कुल दुश्मन 17,829। उस एक लाइन ने सब साफ कर दिया। यह हमला अचानक नहीं था, यह ऊपर से थोप दिया गया खेल था। मैं गुस्से से जल उठा। जिस भगवान ने गलती से मुझे मार दिया, वही अब मेरी जान बचाने के नाम पर मुझे नरक में फेंक कर मजा ले रहा था। लेकिन अब गाली देने से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने तुरंत समय पूछा। सुबह होने में करीब 2 घंटे बाकी थे। बस वही मेरी उम्मीद थी। मैंने कम्युनिकेशन ऑफिसर को तुरंत बमबारी और रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट भेजने का आदेश दिया। सामने से राक्षसों की दहाड़ एक साथ उठी और अगली ही सांस में पूरा झुंड किले की तरफ टूट पड़ा। मैंने अपनी एसटीजी 44 उठाई, भागते हुए एक गॉब्लिन पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाते ही मेरी नई दुनिया की पहली असली दुस्वप्न जैसी जंग शुरू हो गई। रात के अंधेरे में हमारे गोले आसमान चीरते हुए गिरे और किले के चारों तरफ दर्जनों राक्षस एक साथ उड़ गए। जो तुरंत नहीं मरे वो खून में लथपथ तड़पते रहे, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी भीड़ रुक ही नहीं रही थी। मैं लगातार फायर कर रहा था, कम्युनिकेशन सोल्जर को नए कोऑर्डिनेट दे रहा था और हर तरफ सिर्फ धमाके, धुआं और चीखें थीं। मैं खुद M2 ब्राउनिंग चला रहा था और उसकी गोलियां जिस राक्षस को लगती उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से हमारी बमबारी भी शुरू में जबरदस्त चल रही थी। कॉलियोप, कत्यूशा, होवित्जर, मोर्टार, मशीन गन सब मिलकर मैदान साफ कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक गोलाबारी कम होने लगी। पता चला कुछ लॉन्चर रीलोड हो रहे हैं, होवित्जर गर्म हो चुका है और इतनी तेज फायरिंग वह झेल नहीं पा रहा। मुझे उसी पल समझ आ गया कि मुसीबत अभी शुरू हुई है। मैंने पूछा, सुबह होने में कितना समय है? जवाब मिला, बस 1 घंटा। 1 घंटा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब सामने राक्षसों की पूरी फौज टूट रही हो तब वही 1 घंटा जान ले सकता है। तभी इधर उधर से आवाजें आने लगी कि गोलियां खत्म हो रही हैं। मैंने मेनू खोला और गॉड्स ट्रायल नंबर 1 पर बाकी दुश्मनों की गिनती देखकर मेरा दिल बैठ गया। हमने इतना कुछ मार गिराया था, फिर भी हजारों अभी बाकी थे। अब हाल यह था कि कुछ लोग पिस्तौल पर आ गए, कुछ ग्रेनेड फेंक रहे थे और तभी एक ट्रोल फाटक की तरफ दौड़ता दिखा।
मैंने आखिरी पैंजर फाउस्ट उठाया, निशाना लिया और उसका सिर उड़ा दिया। ट्रोल पीछे गिरा और अपने पीछे के गॉब्लिनों को भी कुचल गया, लेकिन इससे बस कुछ सेकंड मिले। फाटक टूटने लगा था। मैंने तुरंत बची हुई गोलियां इकट्ठी करवाईं, सबको गेट पर बुलाया और जो भी लड़ सकता था उसे वहीं जमा कर दिया। मैंने सबको बायोनेट लगाने का आदेश दिया। उसी समय सुबह की पहली रोशनी किले पर पड़ी और मुझे लगा शायद अब बस थोड़ा और टिकना है। फिर फाटक टूटा और राक्षस चिल्लाते हुए अंदर घुसे। उनका स्वागत मैंने M2 की आखिरी बरसात से किया। 10 सेकंड में पूरी बेल्ट खाली हो गई। उसके बाद मैंने भी बाकी सबके साथ सीधा चार्ज कर दिया। सामने अब भी करीब 200 राक्षस थे और लड़ाई एकदम पास से शुरू हो गई। कोई फावड़े से मार रहा था, कोई बायोनेट से सीना चीर रहा था, मैं वॉल्टर P38 से कवर दे रहा था। फिर एक गॉब्लिन जंग लगी तलवार लेकर सीधे मुझ पर झपटा और उस पल मुझे लगा अब मैं गया। मैगजीन खाली थी, हाथ नया मैग निकालने जा रहा था और मैं पूरा खुला हुआ था। तभी बगल से चली एक गोली ने उसे वहीं गिरा दिया। मैंने मुड़कर देखा तो चितौ से हाँफती हुई खड़ी थी, हाथ में STG-44 और उसकी बंदूक की नली से धुआं उठ रहा था। उसके पीछे रीइंफोर्समेंट भी पहुंच चुके थे। उसके बाद बाकी बचे राक्षस जल्दी ही साफ कर दिए गए। लड़ाई खत्म होते ही मैं वहीं बैठ गया। पूरा मैदान जला हुआ था, धरती उलट चुकी थी और किले के अंदर बाहर बस राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। बारूद और जले हुए मांस की गंध हवा में घुली हुई थी। चितोसे ने सबसे पहले मेरे शरीर पर हाथ फेरकर देखा कि मैं घायल तो नहीं। मैंने कहा मैं ठीक हूं और सच कहूं तो अगर वो कुछ सेकंड देर करती तो मैं शायद बचता नहीं। बाद में रिपोर्ट मिली कि 35 हल्की चोटें, 10 गंभीर घायल और 5 मौतें हुई। इतने बड़े नरक के बाद सिर्फ 5 मौतें सुनकर भी मैं चुप रह गया। ये दर्दनाक था लेकिन चमत्कार भी था। इसके बाद मैंने अपना स्टेटस चेक किया और पहली बार असली फायदा दिखा। गॉड्स ट्रायल नंबर 1 क्लियर हो चुका था। मेरा लेवल सीधे 19 तक पहुंच गया था और मेरी एबिलिटी की लिमिट काफी डीली हो गई थी। अब मैं पूरा बटालियन लेवल इन्फेंट्री, सैकड़ों आर्टिलरी, गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, यहां तक कि वॉरशिप तक समन कर सकता था। उसी पल मैंने तय किया कि जंगल वाली बॉर्डर लोकेशन ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगी। मुझे बड़ा, छिपा हुआ और सही मायनों में मिलिट्री बेस चाहिए था। चर्चा के बाद हमने पुराना बेस छोड़कर 400 किलोमीटर दूर एक सुनसान द्वीप पर नया स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाने का फैसला किया। मैं डिस्ट्रॉयर से वहां पहुंचा और फिर अपनी एबिलिटी पूरी ताकत से चला दी। नेवल बेस, एयरपोर्ट, कमांड सेंटर, एंटी एयर पोजीशन, आर्टिलरी साइट, राडार, फ्लैग टावर, V2 रॉकेट साइलो, अंडरग्राउंड स्टोर हाउस, बम शेल्टर, आर्म्स और एम्यूनिशन फैक्ट्री, यहां तक कि आम जिंदगी के लिए मनोरंजन वाली जगह भी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनने में सामान्य दुनिया में साल लगते, लेकिन मेरे लिए ये सीधे चीट जैसा था। इसके बाद मैंने महाद्वीप पर एक छोटा छिपा हुआ आउटपोस्ट भी बनाया ताकि मेनलैंड पर पैर जमा रहे। अब मैं एक साथ 2 बेस चला सकता था। हर बेस पर 500 सैनिक और ढेर सारा लॉजिस्टिक स्टाफ था। लेकिन नई समस्या फिर भी सामने थी। हथियार और गोला बारूद कम पड़ रहे थे। फैक्ट्रियां लगातार चल रही थीं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। हमारे पास आदमी थे, पोजीशन थी, बेस थे, लेकिन लंबे युद्ध के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें कमी साफ थी। करीब 2 महीने बीत गए। इस दौरान हमने स्ट्रॉन्गहोल्ड बढ़ाया, आउटपोस्ट के आसपास के राक्षस दबाए और काफी स्टॉक जमा किया। अब मैं हमेशा बेस के अंदर कैद रहना नहीं चाहता था। मैंने बाहर निकलकर इस दुनिया को अपने आंखों से देखने का फैसला किया। चितो से तब तक मेजर से बढ़कर लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुकी थी, लेकिन जब मैंने बस इतना कहा कि इतने काम के कारण शायद मुझे नीचे रैंक में से किसी और को ऐड बनाने पर सोचना चाहिए, तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, आवाज ठंडी हो गई और कुछ ही सेकंड में मैं दीवार से चिपका हुआ उसे मनाता खड़ा था। आखिर मुझे साफ कहना पड़ा कि वो प्रमोशन भी रखेगी और मेरी एड भी वही रहेगी। तभी जाकर उसका मूड सामान्य हुआ। फिर हम एक काफिले के साथ गुप्त सुरंग से निकले। कुल 18 गाड़ियां थीं, मोटरसाइकिल, टैंक, आर्म जीप, ट्रक, 60 सैनिक और पूरा सप्लाई सेटअप। सुरंग के अंत में पत्थर की दीवार खुली, लिफ्ट हमें ऊपर लाई और हम कैनरी किंगडम की सड़क पर थे। चितोसे को चिंता थी कि इतनी मॉडर्न गाड़ियां देखकर लोग चौंक जाएंगे, लेकिन मैंने साफ कहा, लड़ाई में जब मैं समन नहीं कर सकता तब सुरक्षित सफर के लिए यही सही है। कोई पूछे तो मैजिक आइटम कह देंगे। रास्ते में अचानक रिपोर्ट आई कि 3 वैगन पर मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सका। हमने तुरंत दिशा बदली और पूरी रफ्तार से वहां पहुंचे। दूर से दिखा कि सिल्वर कवच पहने नाइट्स और एक जादूगर जैसे आदमी किसी तरह राक्षसी कीड़ों को रोक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। मैंने टैंक क्रू को ऑर्डर दिया कि वैगन के दाएं तरफ वाले कीटों पर कैनिस्टर शॉट चलाओ। अगले ही पल विशाल कीट खून के बादल बनकर फटने लगे। हमारी राइफल, रिकॉइललेस राइफल, मशीन गन और टैंकों की गोलाबारी ने पूरा मोर्चा पलट दिया। कुछ ही देर में सारे कीट साफ हो गए। मैंने जीप धीरे धीरे आगे बढ़वाई ताकि सामने वाले डरे नहीं। तब पहली बार मेरी मुलाकात इस दुनिया के असली लोगों से हुई। सामने 2 महिला नाइट्स थीं। एक थी फिलिस गार्डनर, कैनरी किंगडम की 2nd इंपीरियल गार्ड की कप्तान। दूसरी उसकी एड जारा बेरेटा। फिलिस खूबसूरत, सधी हुई और तलवारबाज जैसी आभा वाली थी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा झटका बेरेटा को देखकर लगा, क्योंकि उसके पास जानवर जैसे कान और पूंछ थी। मैं अंदर ही अंदर हैरान था, लेकिन बाहर से शांत रहकर मैंने अपना परिचय एक एडवेंचरिंग पार्टी के लीडर के रूप में दिया। नाम रखा पैराबेलम। उन्होंने मेरे नाम और ग्रुप पर शक भरी नजर डाली। फिर फिलिस ने झिझकते हुए अपने घायल लोगों के इलाज में मदद मांगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमारे मेडिक्स ने जैसे ही काम शुरू किया, उनके लोग दंग रह गए। इस दुनिया में लोग रिकवरी मैजिक पर निर्भर थे, लेकिन हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बिना दर्द के टांके, तेज उपचार, व्यवस्थित इलाज, ये सब देखकर फिलिस बार बार पूछना चाहती थी कि हम आखिर हैं कौन। मैंने बस इतना कहा, एक एडवेंचरिंग पार्टी। घायलों का इलाज और मरे हुओं का अंतिम इंतजाम करने के बाद हम लौटने वाले थे। तभी फिलिस ने मुझे रोका। उसका वैगन टूट चुका था, घोड़े मारे जा चुके थे, लोग घायल थे और अकेले राजधानी पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। उसने मुझसे एस्कॉर्ट की गुजारिश की। मैंने चितोसे से थोड़ी सलाह की
और हमने उनकी मदद मान ली। फिर हम सबसे नजदीकी शहर की दिशा में चल पड़े और रात होने से पहले करीब 20 किलोमीटर दूर कैंप लगाया। उनकी सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपना राशन उनके साथ बांटा। हमने उन्हें करी खिलाई, फिर चॉकलेट दी और उनकी हालत देखने लायक थी। पहले थोड़ा झिझक, फिर पहला कौर और उसके बाद सीधे खुशी। खासकर फिलिस को करी बहुत पसंद आई। डिनर के बाद माहौल नरम हो गया। आग के पास बैठकर बातों बातों में मेरी फिलिस और बेरेटा से अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि जब भी मैं उनसे थोड़ा खुलकर बात करता, मुझे पीछे से चितौसे की ठंडी नजर महसूस होती। बातों में मुझे इतना पता चला कि जिस वैगन की वो रक्षा कर रही थी उसके अंदर कोई बड़ा कुलीन व्यक्ति था और उनका मिशन संवेदनशील था। मैंने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। फिर मैंने भी अपनी तरफ से सब कुछ साफ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें यह तो नहीं कह सकता था कि पास के जंगल में मेरा छिपा हुआ मिलिट्री आउटपोस्ट है। देर होती देख मैं सोने चला गया, लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आई। मैं टेंट से बाहर पानी पीने निकला, तभी मैंने एक साया देखा जो चुपचाप वैगन से निकलकर झाड़ियों की तरफ गया। मैं सावधानी से उसके पीछे गया और जब पास पहुंचा तो पता चला कि वो एक लड़की थी। मेरी मौजूदगी गलत समय पर पकड़ी गई थी और वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैं तुरंत मुंह फेर कर खड़ा हो गया, उसे टिश्यू पकड़ा दिया और कुछ देर बाद जब वो संभली तब पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। सफेद ड्रेस, मासूम चेहरा और सबसे अलग उसकी आंखें, एक नीली एक हरी, जैसे दो अलग रत्न चमक रहे हों। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने डरते डरते कहा कि लोग उसे टैबू चाइल्ड मानते हैं। इस दुनिया में ऐसी अलग अलग रंग की आंखों वाले बच्चों को अशुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि वे विपत्ति लाते हैं और उनकी मैजिक पावर इतनी अनियंत्रित होती है कि लोग उनसे डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बस उसे देखता रहा, फिर साफ कह दिया कि मुझे इसमें कुछ अपशकुन नहीं दिखता। मुझे तो वो बस एक प्यारी लड़की लगी जिसे दुनिया ने बिना वजह ठुकराया है। शायद पहली बार किसी ने उससे ऐसा कहा था, क्योंकि वो उसी पल हल्का सा मुस्कुराई और उसके चेहरे की झिझक टूटने लगी। उसने अपना नाम बताया, आइरिस। मैं उसे लेकर झील के किनारे आ गया, जहां चांदनी पानी पर पड़ रही थी और पूरा दृश्य किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। हम दोनों पेड़ के ठूंठ पर बैठ गए। फिर मैंने उसे अपने पुराने संसार की क्लासिक परिकथाएं सुनानी शुरू की। वो पूरे मन से सुनती रही, जैसे हर शब्द अपने अंदर समेट रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा कि मेरी कहानियां उसे बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर जब मैंने लौटने की बात की तो उसने थोड़ा और रुकने की जिद की, ठंड का बहाना बनाया और अगले ही पल आकर मेरी गोद में बैठ गई। वो मेरे सीने से लगकर ऐसे सिमट गई जैसे बहुत समय बाद उसे कोई सुरक्षित जगह मिली हो। मैं पहले तो एकदम सख्त हो गया, फिर धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। वो आंखें बंद करके संतोष से मुस्कुराने लगी और कुछ देर के लिए इस अजीब, हिंसक, पागल दुनिया की सारी आवाजें जैसे गायब हो गईं। फिर उसने एक छोटी सी छींक मारी और मैंने तय किया कि अब उसे वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी और मुझे लग रहा था कि यह मुलाकात आगे बहुत कुछ बदलने वाली है। आइरिस का हाथ पकड़े मैं कैंप की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक सामने से लोगों का एक पूरा झुंड निकल आया और सबकी नजर सीधे मुझ पर अटक गई। तभी मैंने फिलिस का चेहरा देखा, जो डर से बिल्कुल नीला पड़ चुका था। अगले ही पल वो घुटनों पर बैठकर आइरिस की सलामती पक्की करने लगी और मुझे समझ आ गया कि जिस लड़की के साथ मैं आधी रात झील किनारे कहानियां सुना रहा था वो कोई आम लड़की नहीं, राजकुमारी आइरिस थी। टेंट के अंदर गया तो वहां फिलिस, बेरेटा और चितौसे मेरा इंतजार कर रही थी। वहीं मुझे पता चला कि वो लोग असल में इस इलाके में किसी खास ताकत वाले दूसरी दुनिया के इंसान को ढूंढने निकले थे। ओरेकल ने बताया था कि ऐसा कोई शख्स यहीं उतरा है और कैनरी किंगडम उसे अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं और एल्सास मैजिक एम्पायर के साथ युद्ध का खतरा भी सिर पर है। मैं ऊपर से शांत बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे समझ आ गया कि वो जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूं। फिर बात और भारी हो गई। मैंने पूछा कि आइरिस को साथ लाने की क्या जरूरत थी, तो जवाब मिला कि जरूरत पड़ने पर उसे चारे की तरह इस्तेमाल करना था और अगर वो दूसरी दुनिया वाला इंसान नहीं मिला तो आइरिस अपनी जान की कीमत पर बड़े स्तर की रिचुअल मैजिक चलाकर उन दो मॉन्स्टर जोन पर हमला करेगी। यानी साफ था, चाहे एक रास्ता हो या दूसरा, आइरिस को आखिरकार बलि बनना ही था। उस रात बात वहीं रोकी गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही घूमता रहा। सुबह सुबह मैं टेंट से बाहर निकला तो आइरिस पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी असली पहचान जानने के बाद औपचारिक तरीके से बात करनी शुरू की, वो नाराज हो गई। उसने मुझसे कहा कि उसे राजकुमारी नहीं, सिर्फ आइरिस कहूं, जैसे पिछली रात कहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी बातों में सीधा दबाव था। मैं आखिरकार मान गया और उसने उसी पल मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं अब उसका हूं। उसके बाद हमारी राजधानी की यात्रा शुरू हुई, लेकिन पूरे रास्ते आइरिस मुझसे चिपकी रही। नाइट्स चिढ़ रही थी, फिलिस परेशान थी और चितौसे की निगाहें हर दिन और ठंडी होती जा रही थीं। सफर के दौरान चितौसे ने मुझे देश की हालत भी बताई। अंदर से कैनरी किंगडम दो गुटों में बटा हुआ था, बाहर से युद्ध का खतरा था और रास्ते में उसने मेरे आदेश पर मॉन्स्टर ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर बड़े स्तर की बमबारी भी करवाई। मेरे लिए यह सिर्फ लेवल बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि आने वाले टकराव से पहले ताकत जमा करने की जरूरत थी। 10 दिन बाद हम राजधानी पहुंचे। शहर बड़ा था, कई परतों वाली दीवारों से घिरा हुआ और अलग अलग जातियों से भरा हुआ। एल्फ, हॉबिट, सक्यूबस, लामिया, अरैकने, जानवर जैसे कान और पूंछ वाले लोग सब दिख रहे थे। लेकिन सबसे अलग चीज ये थी कि किसी के चेहरे पर रौनक नहीं थी। टैक्स बढ़ चुके थे, युद्ध की तैयारी चल रही थी, मॉन्स्टर सप्लाई रूट तोड़ रहे थे और शहर की सांस जैसे अटक गई थी। फिलिस और बाकी लोग आइरिस को लेकर किले में चले गए और मैं चितौसे के पास एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ा। गिल्ड के बाहर पहुंचते ही खिड़की टूटी, एक आदमी उड़ता हुआ बाहर आया और दरवाजा भी लगभग साथ में गया। मैं अंदर घुसा तो देखा चितौसे बीच हॉल में खड़ी थी, एक आदमी की गर्दन पर कुकरी दबाए और 5 एडवेंचरर फर्श पर बुरी हालत में पड़े थे। वजह वही पुरानी थी, वो लोग उससे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पहले भी ऐसे सीन कई शहरों में देख चुका था, क्योंकि मेरी लगभग सारी महिला सोल्जर बेहद खूबसूरत थीं।
फिर भी हर बार इसे संभालना सिरदर्द ही था। मैंने उसे शांत कराया और तभी पता चला कि उसने जानकारी भी इकट्ठी कर ली है और एक नकली नाम से शहर में एक घर भी खरीद लिया है। मैं उसके साथ उस घर तक गया। बाहर से वो जगह टूटी फूटी और धूल भरी लग रही थी, लेकिन अंदर का ढांचा शानदार था। तभी अचानक अलग अलग नस्लों की मेड ड्रेस पहने कई औरतें लाइन लगाकर खड़ी हो गईं और मुझे मास्टर कहकर स्वागत करने लगीं, जबकि चितौसे को मेरी पत्नी बोल दिया। मैं वहीं अटक गया। चितौसे ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये सब उसने खरीदी हुई दासियां हैं जिन्हें घर संभालने के लिए लाया गया है। फिर वो मेरे कान के पास आकर बड़ी शांति से बोली कि उसने कोशिश की है जितनी हो सके उतनी कुंवारी लड़कियां चुने। उस पल मुझे फिर समझ आ गया कि चितौसे की मुस्कान जितनी सुंदर है उसके पीछे उतना ही खतरनाक दिमाग चलता है। कमरे में अकेला होने के बाद मैंने अपना स्टेटस खोला और जो देखा उसने मुझे पूरी तरह जगा दिया। मेरा लेवल सीधे 55 तक पहुंच चुका था। अब मेरी लिमिट 1945 पर नहीं अटकी थी। मैं 2013 तक के हथियार और सिस्टम इस्तेमाल कर सकता था। मेरी सेना का स्केल भी पागलों की तरह बढ़ गया था। अब मेरे पास डिवीजन लेवल इन्फेंट्री, भारी आर्टिलरी, हजारों गाड़ियां, सैकड़ों एयरक्राफ्ट और वॉरशिप समन करने की क्षमता थी। मैं एक सेकंड भी और नहीं रुका। उसी रात मैं चितौसे के साथ चुपचाप शहर से निकला। एक खुले मैदान में UH-60 ब्लैक हॉक समन किया और सीधा अपने आउटपोस्ट लौट गया। वहां पहुंचते ही मैंने पूरा सिस्टम बदल डाला। पुराना इक्विपमेंट अब बेकार हो चुका था, इसलिए मैंने आधुनिक हथियार, नई मशीनरी, नई डिफेंस, नई तैनाती सब फिर से जमाई। 24 घंटे तक लगातार काम चला। बेस और होम स्ट्रॉन्गहोल्ड दोनों दोबारा ऑर्गेनाइज हुए। सेना का ढांचा बढ़ा और इतने बड़े विस्तार के बाद मैंने चितौसे को लेफ्टिनेंट कर्नल से बढ़ाकर कर्नल कर दिया। काम खत्म होते होते मैं टूट चुका था, लेकिन वापस राजधानी वाले घर पहुंचा तो पहली बार लगा कि अब शायद चैन की नींद मिलेगी। लेकिन अगली सुबह मुझे एक अजीब रिपोर्ट मिली। घर की सफाई करते समय पीछे की तरफ एक छिपा हुआ दरवाजा मिला था। चितौसे ने तुरंत शक जताया कि शायद उसके पीछे अंडरग्राउंड प्रिजन हो सकती है, क्योंकि यह मकान पहले एक स्लेव ट्रेडर का था। मैं सैनिकों के साथ नीचे गया और जैसे ही अंदर की सड़ी हुई बदबू ने नाक पर हमला किया, मुझे समझ आ गया कि उसका अंदाजा सही था। मैंने तुरंत NTN-BC प्रोटेक्टिव गियर समन करवाया और हथियार लेकर नीचे उतर गया। नीचे पत्थर की अंधेरी सुरंग थी, बदबू से भरी हुई। थोड़ी दूर पर पहली सड़ी हुई लाश मिली। फिर और आगे गए तो पूरा डंगन खुल गया। सलाखों के पीछे बिखरी लाशें, सड़ते शरीर, कीड़े, खून के निशान और सबसे बुरा, कई शरीरों पर साफ टॉर्चर के निशान। उनमें ज्यादातर मॉन्स्टर या एनिमल जातियों के लोग थे। कुछ छोटे बच्चों जैसे भी थे। वो नजारा इतना गंदा और क्रूर था कि मेरा पेट पलटने लगा। मैं यही सोच रहा था कि इंसान किसी को इस हालत तक कैसे पहुंचा सकता है। तभी मुझे लगा कि 2 छोटी लड़कियों की पलकों में हल्की हरकत हुई है। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन चितौसे ने भी जांच कर कहा कि वो जिंदा है। बस उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। मैंने तुरंत स्ट्रेचर, कॉर्प्समैन और सर्जन बुलवाए। फिर खोज और आगे बढ़ी और हम एक एक करके कुल 7 लोगों को जिंदा निकाल लाए। 5 मॉन्स्टर जाति से थे, 2 एनिमल जाति से। उनमें वैम्पायर, डार्क एल्फ, लामिया और जानवरों जैसे कान वाले लोग शामिल थे। वो सब मौत के किनारे खड़े थे, लेकिन मैंने अपनी कंप्लीट हीलिंग एबिलिटी पूरी ताकत से इस्तेमाल की और किसी तरह उनकी जान बचा ली। जब सब खत्म हुआ तब मैं सच में खाली हो चुका था। चितौसे ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। आगे क्या करना है ये बाद में तय होगा। मैं सिर्फ इतना कह पाया कि उन्हें जल्दी से बेस के हॉस्पिटल भेजा जाए, क्योंकि मेरे इलाज से जान तो बच सकती है, लेकिन कुपोषण जैसी चीजें तुरंत ठीक नहीं होती। उसके बाद मैं लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ लौटा। शरीर टूट चुका था, सिर भारी था और मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में हर बार जब लगता है अब हालात संभल रहे हैं, तभी अंधेरे की एक और परत खुल जाती है। अगले दिन फिलिस के बुलावे पर मैं चितौसे के साथ किले में पहुंचा और अंदर कदम रखते ही समझ गया कि यह जगह सच में शाही है। चमकते फर्श, गहरा लाल कालीन, महंगी पेंटिंग्स, हर चीज इतनी सजी हुई थी कि कुछ पल के लिए मेरा ध्यान मिशन से हट गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, वहां फिलिस के साथ एक औरत बैठी थी और अगले ही पल उसने अपना परिचय कैनरी किंगडम की क्वीन इसाबेला के रूप में दिया। तो मैं अंदर से सच में चौंक गया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, अपना परिचय दिया और बैठ गया। क्वीन ने सीधे कहा कि वो मुझे आयरिस और सेकंड नाइट्स स्क्वाड को बचाने के लिए खुद धन्यवाद देना चाहती है। फिर इनाम के तौर पर मुझे 50 गोल्ड कॉइन और एक व्हाइट गोल्ड कॉइन दिया गया। रकम उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि मना करना बेवकूफी होती। मैं धन्यवाद देकर उठने ही वाला था कि क्वीन ने मुझे रोक लिया। मैंने सोचा शायद कोई और आधिकारिक बात होगी, लेकिन जो उन्होंने कहा उसने मुझे कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। उनका कहना था कि उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं आयरिस का प्लेमेट बन जाऊं। मैं अभी इस अजीब रिक्वेस्ट को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और एक सैनिक हांफता हुआ अंदर घुसा। उसने रिपोर्ट दी कि दोनों मॉन्स्टर ब्रीडिंग जोन के पास बड़ी संख्या में मरे हुए राक्षस मिले हैं। पूरा इलाका जला हुआ है, जैसे किसी ने सब कुछ राख कर दिया हो। यह सुनते ही क्वीन की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए इसका मतलब साफ था, अब शायद आयरिस को बलि नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन राहत टिकने भी नहीं पाई थी कि दूसरा सैनिक आ धमका। इस बार खबर और भी भारी थी। एल्सास मैजिक एम्पायर ने फोर्ट सिटी पर हमला कर दिया था। उनकी सेना 5 लाख की थी। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी और ऊपर से यह भी खबर थी कि दुश्मन के साथ एक आउटर वर्ल्डर भी हो सकता है। कमरे का सारा माहौल एक ही पल में जम गया। क्वीन, फिलिस दोनों समझ गईं कि यह सिर्फ हमला नहीं, सीधा संकट है। मैं और चितौसे चुप बैठे रहे, क्योंकि यह उनका युद्ध था और बिना पूछे बोलना सही नहीं था। फिर बात साफ हुई कि कैनरी किंगडम इतनी जल्दी बड़ी सेना नहीं जुटा सकता। जो मदद पहुंचेगी वो शायद देर से पहुंचेगी। क्वीन और फिलिस जल्दी में वहां से निकल गईं और मैं बस यही सोच रहा था कि हालात मेरी उम्मीद से भी तेज बिगड़ रहे हैं। तभी बाहर मुझे बेरेटा मिली और उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि वो किसी बुरे डर में है। वो लगभग रोते हुए मुझसे लिपटने वाली थी।
लेकिन चितौसे ने उसे बीच में रोक दिया। तब बेरेटा ने कांपती आवाज में बताया कि उसकी छोटी बहन फोर्ट सिटी में फंसी हुई है। अगर एल्सास की सेना शहर तोड़ देती है तो उसके जैसे बीस्ट या मॉन्स्टर जाति के लोगों के साथ क्या होगा, ये सोचकर ही वो टूट चुकी थी। उसने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी बहन को बचाने की भीख मांगी। चितौसे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके लिए यह सीधा मुझे मौत के मुंह में भेजने जैसा था। लेकिन सच ये था कि मैं वैसे भी फोर्ट सिटी जाने का सोच चुका था। एक तो हालात खतरनाक थे, दूसरे मेरे ऊपर कुछ पुराने हिसाब भी चढ़े हुए थे। इसीलिए मैंने बेरेटा से कहा कि मैं कुछ वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसकी बहन मिली तो उसे वापस जरूर लाऊंगा। बस इतना सुनते ही वो राहत में रो पड़ी। उसके बाद मैंने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया और साफ आदेश दिया कि हम अभी फोर्ट सिटी के लिए निकल रहे हैं। हमारा लक्ष्य था या तो इंपीरियल आर्मी को पीछे धकेलना या फिर पूरी तरह कुचल देना। जंगल में पहुंचकर मैंने अपनी फोर्स को अलग अलग स्क्वाड में बांटा। मैं और चितौसे पहली स्क्वाड में थे, इबू की दूसरी में। बाकी यूनिट्स को अलग काम सौंपे गए। अब हमारे पास पुराने ट्रक या हल्की गाड़ियां नहीं, बल्कि हमवी, स्ट्राइकर, आर्मर्ड कैरियर, मोबाइल गन सिस्टम और हैवी ट्रक थे। मैं साफ समझ रहा था कि इस बार हमें शहर के बाहर लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि सीधे धधकते मोर्चे में घुसना है। इसीलिए रास्ते भर मैं बस यही सोचता रहा कि अंदर घुसते ही समन नहीं कर पाऊंगा, तो पहले से जितना हो सके उतना सप्लाई भर लेनी होगी। जब स्काउट की रिपोर्ट आई तो स्थिति उम्मीद से भी बदतर निकली। फोर्ट सिटी की सबसे बाहरी दीवार गिर चुकी थी। आग, धुआं और लगातार आगे बढ़ती इंपीरियल फोर्स साफ दिख रही थी। मैं समझ गया कि अगर एक पल भी और रुका तो तीसरी दीवार भी नहीं टिकेगी। मैंने तुरंत प्लान बदला। पहली और दूसरी स्क्वाड शहर के भीतर घुसे दुश्मनों को खत्म करेंगी, जबकि तीसरी और चौथी स्क्वाड गेट्स को अपने कब्जे में लेंगी। फैसला मुश्किल था, क्योंकि गेट पकड़ने वाली टीम पर सीधा सबसे भारी दबाव आने वाला था। लेकिन अब पीछे हटने का मतलब था पूरा शहर खो देना। पहाड़ी से दूरबीन लगाकर मैंने नीचे का नजारा देखा, और सच कहूं तो लड़ाई बेहद भयानक थी। ऊपर ड्रैगन नाइट्स हवा में मैजिक चला रहे थे, दीवारों से तीरों की बारिश हो रही थी, चुड़ैलें जादुई हमले कर रही थीं, और नीचे इंपीरियल आर्मी की मस्केट वाली लाइनें, कैटापल्ट, ट्रेबुचेट और तोपें लगातार शहर पर टूट रही थीं। शहर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी ताकत साफ कम पड़ रही थी। मैंने उसी वक्त आखिरी सप्लाई ट्रक भी भरवाए और पूरे काफिले को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम दुश्मन के कब्जे वाले गेट के पास पहुंचे, उन्होंने हमें पहले समझा ही नहीं। उनके लिए हम कोई अजीब लोहे के डिब्बे थे। लेकिन अगले ही पल मैंने स्ट्राइकर यूनिट्स को हाई एक्सप्लोसिव शेल दागने का आदेश दे दिया। 4 धमाकों ने गेट पर जमा इंपीरियल पैदल सैनिकों को सीधा आग और धुएं में गायब कर दिया। उसके बाद ड्रैगन राइडर नीचे उतरने लगे तो मैंने एंटी एयर फायर खुलवा दिया। गांव 19 की बौछार ने आसमान में ही उन्हें चीर कर नीचे गिरा दिया। अब दुश्मन को समझ आ गया था कि मैदान में कोई बिल्कुल नया जानवर उतर चुका है। मैंने पूरी स्पीड से शहर के अंदर धक्का मारा। पहली और दूसरी स्क्वाड सीधे अंदर घुसी, तीसरी और चौथी अपने अपने गेट्स की तरफ अलग हुई। मैं खुद स्ट्राइकर के ऊपर से M2 मशीन गन चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सामने जो भी आया या तो गोलियों से कटा या गाड़ी के नीचे गया। दुश्मन घबरा गया, उनकी लाइन टूटी, और जैसे ही हमने दूसरे गेट तक पहुंचकर अंदर का रास्ता साफ किया, शहर के डिफेंडर भी बाहर टूट पड़े। फिर जो भगदड़ मची, उसने इंपीरियल आर्मी को मजबूर कर दिया कि वो पीछे हटे। गेट बच गया, शहर ने सांस ली, और आसपास दुश्मन के छोड़े हुए घेराबंदी के हथियार बिखर गए। मैंने दूसरी स्क्वाड को वहीं सफाई और सुरक्षा पर छोड़ा और पहली स्क्वाड के साथ शहर के कमांडर से मिलने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं किले के अंदर पहुंचा, सैनिकों और शहरवासियों ने मुझे घेर लिया। कोई धन्यवाद दे रहा था, कोई शराब पिलाने बुला रहा था, कोई मेरे हथियार छूने की कोशिश कर रहा था, और एक तो लगभग ग्रेनेड ही टटोलने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं उस भीड़ को चीर कर अंदर पहुंचा। अंदर कमरे में 2 औरतें थीं। एक थी ड्यूक करेन लाउथरेक और दूसरी उसकी साथ वाली चुड़ैल मारिया। करेन ने पहले मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैंने हेलमेट और चश्मा उतारा, उसकी आंखें फैल गईं। मैं उसे पहले मिल चुका था और वो मुलाकात अच्छी नहीं थी। सच तो यह है कि एक बार गलती से उससे टकराकर मैं उसे गिरा चुका था, और उसी गड़बड़ में उसका पहला किस भी ले बैठा था। पूरी तरह हादसा था, लेकिन हादसा उसके लिए हादसा कम, अपराध ज्यादा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली कि मैं और मेरी फोर्स शहर को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, इसीलिए रात की जीत की दावत में मेरा शामिल होना जरूरी है। बदले में मैंने बस इतना मांगा कि हमें शहर में आजादी से घूमने दिया जाए। उसने मान लिया, बस कुछ सीमित इलाकों को छोड़कर। बात यहीं खत्म हुई और मैं बाहर लौट आया, लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटका रहा। करेन की नजर साफ बता रही थी कि हमारी पिछली मुलाकात वो भूली नहीं है। अपने कमांड टेंट में लौटकर मैंने बाकी स्क्वाड्स की रिपोर्ट ली। दूसरी स्क्वाड को हल्का नुकसान हुआ था, तीसरी को कुछ चोटें आई थीं, लेकिन चौथी स्क्वाड को सबसे ज्यादा मार लगी थी। 2 गंभीर घायल, कई हल्के घायल और एक मौत। मैं पहले से जानता था कि गेट होल्ड करना सबसे मुश्किल काम होगा, इसीलिए यह सुनकर दिल भारी हुआ, लेकिन कम से कम शहर अब भी खड़ा था। मैंने सब यूनिट्स को आराम का आदेश दिया और घायलों को मेरे पास भेजने को कहा, ताकि मैं अपनी एबिलिटी से उन्हें ठीक कर सकूं। तभी चितौसे ने बहुत नरम मुस्कान के साथ मुझसे पूछा कि मैंने कुछ देर पहले करेन के सामने जो पर्सनल डेप्ट वाली बात कही थी, उसका मतलब क्या था। उसकी आवाज मुलायम थी, लेकिन उसके पीछे का दबाव एकदम काला था। मैं वहीं फंस गया। सच बोलूं तो मुसीबत, झूठ बोलूं तो और बड़ी मुसीबत। मैंने बात टालने की कोशिश की, कहा कि बस छोटी सी बात है, चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन मैं खुद समझ गया था कि मैंने जवाब देकर अपनी कब्र और गहरी कर ली है। रात को जीत की छोटी सी दावत रखी गई। मैं थककर एक तरफ खड़ा था, हाथ में शराब थी और शरीर पहले ही चितौसे की सजा से टूटा हुआ था। कुछ देर बाद चितौसे किसी काम से चली गई और उसके जाते ही करेन चुपचाप मेरे पास आ गई। मैंने जानबूझकर बहुत सभ्य लहजे में उससे बात की, लेकिन उसने तुरंत रोक दिया और कहा कि अब इतनी दूरी बनाकर बात करने में देर हो चुकी है। फिर उसने सीधे उस हादसे को याद दिला दिया जब मैंने उसे गिराकर उसका पहला किस चुरा लिया था। उसके हिसाब से उसके बाद उसने कई बार सोचा था कि मेरा सिर कटवा दे। मैंने आधा मजाक
आधा सच बोलते हुए कहा कि आज का ये सब उसी कर्ज को चुकाने जैसा समझ लो। लेकिन फिर मैंने ये भी जोड़ दिया कि मैं सिर्फ उसी वजह से नहीं आया, मैं करेन की मदद भी करना चाहता था। बस यही सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। मेरे दिमाग में तो बात सीधी थी, लेकिन उसके दिमाग में शायद कुछ और ही चलने लगा। वो नीचे नजर करके कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे अचानक मुझे किसी राजकुमार की तरह देखना शुरू कर दिया हो। और मैं ठीक उसी समय बेरेटा की बहन वाली बात लेकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे झारा कोल्ट नाम की कोई लड़की याद है, क्योंकि बेरेटा की छोटी बहन इसी शहर में होनी चाहिए। इतना सुनना था कि करेन का चेहरा फिर बदल गया। कुछ पल पहले की लाज गायब, उसकी जगह जलता हुआ गुस्सा। शायद उसने मेरी बात का मतलब कुछ और ही निकाल लिया था। अगले ही पल वो भड़क उठी, मुझे उल्टा सुल्टा कहकर डांटा और बिना चेतावनी मेरे पेट में सीधा मुक्का जड़ दिया। मैं दर्द से वहीं झुक गया, सांस अटक गई और करेन कांपते कंधों के साथ वहां से निकल गई। मैं अभी सीधा खड़ा भी नहीं हो पाया था कि चितौ से वापस आ गई और मुझे उस हालत में देखकर उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह पार्टी खत्म हुई, लेकिन किले के एक कमरे में माहौल अब भी भारी था, क्योंकि करेन गुस्से में बैठी थी। चितौ से उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी गोली मार दे, और मैं बीच में फंसा। बस यही सोच रहा था कि यहां से निकलूं कैसे। तभी अचानक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कमरा हिल गया, खिड़कियां टूट गईं, छत से धूल गिरने लगी और हम सब भागकर छत पर पहुंचे तो देखा तीसरी दीवार में एक विशाल गड्ढा खुल चुका था, जैसे किसी ने एक ही वार में पूरी रक्षा फाड़ दी हो। मैंने तुरंत चौथी स्क्वाड से संपर्क किया तो फुनासाका की टूटी हुई आवाज आई कि वो अभी जिंदा है, लेकिन हालत बुरी है और लड़ाई मुश्किल से चल रही है। तभी चितौसे ने दुश्मन कैंप की तरफ इशारा किया, जहां सफेद चौगा पहने एक लड़की अपने से बड़े डंडे के साथ मंत्र पढ़ रही थी। और जैसे ही उसने उसे जमीन पर पटका, दर्जनों मैजिक सर्कल खुले और उनसे गॉब्लिन, लिजर्डमैन और दूसरे डेमन निकलकर किले की तरफ दौड़ पड़े, जिसके पीछे पीछे इंपीरियल आर्मी भी बढ़ने लगी। मैंने चौथी स्क्वाड को तुरंत दूसरी दीवार तक पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जवाब मिला कि निकासी नामुमकिन है और मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए। बस वही सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने साफ कह दिया कि मैं अपने आदमी नहीं छोड़ूंगा, और अगर वो खुद नहीं लौट सकते तो मैं जाकर उन्हें लेकर आऊंगा। लेकिन तभी करेन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अगर मैं गया तो शहर के आम लोग मरेंगे, मुझे यहीं रहना होगा। पर मैंने भी तय कर लिया था कि आदेश कोई भी दे, अपने सैनिकों को मौत में धकेलकर मैं सुरक्षित नहीं बैठूंगा। मैंने तीसरी स्क्वाड को झारा कोल्ट की सुरक्षा में पहली और दूसरी स्क्वाड की मदद का आदेश दिया। फिर करेन से साफ कहा कि रस्सी से ऊपर नीचे आना संभव है, इसीलिए मैं और चितौ से नीचे उतरेंगे, और वो चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकी। बस गुस्से और डर के बीच मुझे जाने दिया, जबकि उसके चेहरे से साफ था कि वो मुझे मरते नहीं देखना चाहती। और उधर चितौ से आखिरी पल तक मुझे रोकने की कोशिश करती रही। लेकिन जब मैंने उसे कमांडर होने का मतलब याद दिलाया तो उसने भी रस्सी फेंकी और कहा कि अगर मैं नरक में भी उतरूंगा तो वो मेरे साथ चलेगी। हम 15 मीटर ऊंची दीवार से नीचे उतरे और सीधे चौथी स्क्वाड की तरफ भागे, जहां पूरा चौक लाशों, टूटे मकानों और धुएं से भरा पड़ा था। मेरे लोग सेमी ऑटो में लगातार फायर कर रहे थे। दोनों तरफ से डेमन घुस रहे थे, और जब मैंने स्थिति पूछी तो पता चला कि एम्यूनिशन लगभग खत्म है। 2 स्काउट गायब हैं और उन्हें ढूंढने गया फुनासाका भी लापता हो चुका है। बस फिर मैंने आदेश दिया कि घायल लेकर बाकी सब पीछे हटें, जबकि मैं और मेरे साथ के लोग कुछ देर और रुककर फुनासाका का इंतजार करेंगे। कुछ ही मिनटों में चौथी स्क्वाड पीछे हट गई, लेकिन हमारी हालत भी टूटने लगी। चितो से खुद मशीन गन की मैगजीन बदलते हुए चिल्ला रही थी कि अब और आगे नहीं टिक सकते, क्योंकि अगर दुश्मन पीछे से घूम गया तो हमारा रास्ता कट जाएगा। और तभी दीवार के बने उस बड़े छेद से डेमन के बाद इंपीरियल सैनिक और जादूगर भी अंदर घुसने लगे। हालात साफ कह रहे थे कि अब यहीं अटकना आत्महत्या है। इसीलिए मैंने इबुकी से पूछा कि मेरा सरप्राइज तैयार है या नहीं, और जैसे ही उसने हाँ कहा, मैंने पीछे हटने का आदेश दे दिया। हमने धुएं वाले ग्रेनेड फेंके, सफेद धुंध की दीवार उठी, दुश्मन रुका, उनकी जादूगरनियों ने हवा के जादू से धुआं हटाया, लेकिन तब तक हम गायब हो चुके थे। और जैसे ही वो आगे बढ़े, अगले गेट पर इबुकी की तैयार की हुई विस्फोटक लाइन फट गई। बड़े चार्ज और छर्रे छोड़ने वाले माइन एक साथ फटे। डेमन और इंपीरियल सैनिक दोनों चित्रों में बदल गए। उनके मैजिक बैरियर अंदरूनी धमाके के सामने बेकार साबित हुए। और जब उनके जख्मी जादूगर पीछे हटने लगे तो मैंने अपने लोगों को साफ आदेश दिया कि एक भी दुश्मन बचकर न जाए। उसके बाद लड़ाई थोड़ी थमी तो मैंने फुनासाका और बाकी गायब लोगों की खोज शुरू करवाई। 2 स्काउट्स की लाशें मिल गईं, लेकिन फुनासाका का कोई पता नहीं चला और भारी मन से मुझे खोज रोकनी पड़ी। फिर मैं किले में वापस पहुंचा तो करेन ने पहले राहत की सांस ली, फिर धीरे से पूछा कि मैं ठीक हूं ना। लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे 6 लोग मर चुके हैं और एक अब भी गायब है, तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि जीत के बावजूद नुकसान सच्चा था और शहर अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। मैं कमांडेंट में लौटा तो चितौसे ने बताया कि राज्य की तरफ से करीब 25,000 की मदद चल चुकी है, लेकिन कब पहुंचेगी ये साफ नहीं। और हमारी अपनी रिपोर्ट में भी 6 मौतें दर्ज थीं। घायल मैं पहले ही ठीक कर चुका था। फिर भी चितौसे ने सीधा कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें बेस से अतिरिक्त ताकत बुलानी पड़ेगी, वरना अगली लहर में संतुलन हमारे हाथ से निकल जाएगा। और मैं भी जानता था कि वो सही कह रही है। बस दिक्कत ये थी कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत खोल दी तो एडवेंचर होने का झूठ वहीं खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सब लोग पिछले दिन जैसा किसी बड़े जादुई हमले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमला नहीं आया और कुछ देर के लिए लगा शायद दिन शांति से निकल जाए। तभी अचानक खतरे की घंटियां बज उठीं। मैंने रिपोर्ट मांगी तो जवाब मिला कि हमारे पीछे आसमान में दुश्मन का पूरा बेड़ा है और उसके साथ एक उड़ता हुआ किला भी। मैं खुद दीवार पर चढ़कर देखने गया और जो देखा उसने मेरी समझ हिला दी। आसमान में तोपों से लदा एक विशाल तैरता द्वीप था। उसके दोनों तरफ अलग अलग आकार की उड़ती युद्ध नौकाएं मंडरा रही थीं। और उसी पल करेन मेरे पास आई और बोली कि अगर बचने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं कम से कम नागरिकों को लेकर भाग जाऊं, जबकि वो लोग दुश्मन को रोकने की कोशिश करेंगे।
तभी उस उड़ते किले से एक आदमी का चेहरा प्रोजेक्ट हुआ। उसने खुद को दूसरी दुनिया से आया रेनिया बताया और एल्सास मैजिक एम्पायर की तरफ से समर्पण की मांग करने लगा। मैं और चितो से उसकी बातें सुनकर समझ गए कि सामने भी मेरे जैसा एक आउटर वर्ल्डर है। बस फर्क इतना है कि उसे अपनी नाटकीय एंट्री बहुत पसंद है। और जब करेन ने फिर पूछा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने उसका हाथ हटाया, वॉकी पकड़ा और सिर्फ एक लाइन बोली, योजना ए शुरू करो। 10 सेकंड बाद आसमान बदल गया। मेरे लड़ाकू विमान बादलों के ऊपर से निकले और उनके साथ हवा से हवा में मार करने वाली तेज मिसाइलें दुश्मन बेड़े पर टूट पड़ी। उड़ती लकड़ी की जहाजें बच ही नहीं सकीं। पंख उखड़ गए, बारूद फटा, आग के गोले आसमान से गिरने लगे। किला खुद अपने मैजिक शील्ड की वजह से सीधे नहीं टूटा, लेकिन लगातार लगती मार से उसकी हालत भी बिगड़ गई और उधर दुश्मन के किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। रेनिया चिल्ला रहा था, उसके लोग दिशा मांग रहे थे और जब उसने घबराकर शील्ड हटाकर तोप चलाने का आदेश दिया तो वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही शील्ड नीचे गई और मिसाइलें अंदर तक फटने लगीं, दुश्मन का हौसला टूट गया। फिर मेरे हमलावर विमानों की दूसरी लहर आई और उन्होंने इंपीरियल मुख्यालय पर क्लस्टर बमों की ऐसी बरसात की कि पूरा क्षेत्र हजारों छोटे विस्फोटों से फट उठा। उसके बाद नीचे झपटते हमलावर विमानों ने 30 मिलीमीटर की आग उगलती गोलियों से खुले मैदान में भागती सेनाओं को चीर दिया। जमीन जल गई, शरीर राख हुए और कुछ ही मिनटों में जो सेना थोड़ी देर पहले 6 लाख की ताकत दिखा रही थी, उसका आधा ढांचा बिखर चुका था। आसमान साफ होते ही हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजी। अलग अलग मशीनें शहर के ऊपर उतरी। कुछ भारी हथियार ला रही थीं, कुछ सैनिक उतार रही थीं, कुछ ऊपर मंडराकर आत्मसमर्पण कर चुके दुश्मनों पर नजर रख रही थी। और तभी जंगल की तरफ से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा दल जमीन हिलाता हुआ शहर की तरफ बढ़ता दिखा। करेन और मारिया समेत जो भी ये सब देख रहा था, सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं आखिर हूं कौन, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि मैं कोई साधारण एडवेंचर नहीं हूं। लड़ाई के बाद मैं अस्थायी मुख्यालय में पहुंचा, जहां रिपोर्ट आई कि मेरे पास अब एक पूरी बड़ी सैन्य संरचना तैनात है, लेकिन फिर भी गाड़ियों की कमी जैसी दिक्कतें बनी हुई हैं। मैंने अपना स्टेटस देखा तो मेरा लेवल 60 तक पहुंच चुका था। समन सीमा कई गुना बढ़ गई थी, नई मदद श्रेणियां खुल गई थीं और अब मेरे पास पहले से कहीं बड़ी सेना बुलाने की ताकत थी। इसीलिए मैंने चितोसे से कहा कि मुझे शहर से दूर एक ऐसी जगह ले चलो जहां कोई देख न सके, क्योंकि अब कैदियों, युद्ध के बाद की सफाई और बेस विस्तार के लिए मुझे तुरंत और सैनिक चाहिए थे। मैं शहर से दूर उतरा और वहां नई फोर्स समन करके कैदियों की प्रोसेसिंग, सुरक्षा घेरा, तारबंदी और अस्थायी ढांचा खड़ा करवा दिया। फिर मैंने अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ युद्ध परिषद बुलाई, जहां सबसे पहले युद्ध लाभ की रिपोर्ट पढ़ी गई, जिसमें बताया गया कि दुश्मन के गिराए गए करीब 12 उड़ते जहाज हमारे हाथ लगे हैं और उनमें एक मैजिक फर्नेस नाम की चीज मिली है जो उन्हें हवा में रखती है। साथ ही 100,000 कैदी भी हैं, जिनमें हजारों महिलाएं, नन और 200 तक कुलीन लोग शामिल हैं, जिन्हें फिरौती में बदला जा सकता है। मैंने टेक्निकल विभाग से पूछा कि क्या उस मैजिक फर्नेस को हमारे जहाजों में लगाया जा सकता है, तो जवाब मिला कि अभी की समझ से 12 इंजन जोड़कर मुश्किल से एक डिस्ट्रॉयर उड़ाया जा सकता है, लेकिन तकनीक समझ आने पर आगे रास्ता निकल सकता है। फिर बात कैदियों पर आई तो चितोसे ने बिना हिचक कहा कि सबको गुलाम बनाकर आउटपोस्ट ले चलें, गले में कॉलर डालें और अगली लड़ाई में उन्हें भाले पकड़ाकर फ्रंट लाइन में मरने भेज दें। लेकिन मैंने उसका प्रस्ताव वहीं रोक दिया, क्योंकि मैं कैदियों को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। उसी बीच एक सैनिक भागता हुआ अंदर आया और चिल्लाया कि फुनासाका वापस आ गया है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाद में उसकी लाश मिली थी और खबर यही थी कि उसने पकड़े जाने के बाद किसी तरह भागकर दुश्मन के बारूद भंडार को खुद के साथ उड़ा दिया। लेकिन जब मैं फील्ड मेडिकल टेंट में पहुंचा तो सचमुच वो पट्टियों में लिपटा पड़ा था। मैंने तुरंत अपनी हीलिंग एबिलिटी उस पर चलाई और कुछ ही पल में उसके घाव भर गए। फिर उसे आराम करने का आदेश देकर बाहर निकला, लेकिन उसी समय मुझे औरतों की हताश चीख सुनाई दी। मैं आवाज की दिशा में गया तो वहां कुछ नन रो रही थी और बीच में एक औरत की लगभग जली हुई लाश जैसी देह पड़ी थी, हाथ पैर उड़े हुए, पूरा शरीर कोयले की तरह काला, फिर भी उसमें हल्की हरकत थी। मैं समझ गया कि वो अभी पूरी तरह मरी नहीं है और शायद यही मौका है अपनी हीलिंग की असली सीमा पर रखने का। इसीलिए मैं उसके पास बैठा, पूरी ताकत से एबिलिटी चलाई। थकान मेरे ऊपर चढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे उसके जले हुए शरीर से नए हाथ पैर बनने लगे, त्वचा वापस आई, बाल लौटे और कुछ देर बाद जहां राख जैसा शरीर पड़ा था वहां एक सुंदर जवान लड़की सांस ले रही थी। चारों तरफ के लोग उसे चमत्कार कह रहे थे, नन उसे भगवान की कृपा बता रही थी, लेकिन मेरे सामने जो लड़की उठी उसकी आंखों में कुछ और ही था। उसने अपना नाम सिरिशिया लॉर के बताया, फिर हंसते हंसते उसी भगवान को ठुकरा दिया जिसने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी थी, और अगले ही पल लड़खड़ाते हुए मेरे सीने पर गिरकर बोली कि अब वो खुद को पूरा का पूरा मुझे अर्पित करती है। मैं उसका उद्धार करता हूं और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि यह शुक्रिया है, पागलपन है, आस्था है या किसी नए तूफान की शुरुआत, वो मेरी बाहों में बेहोश हो गई और मुझे वही महसूस हुआ जो इस दुनिया में बार बार होता है। एक लड़ाई खत्म होती है और उसके नीचे से अगली कहानी पहले से तैयार निकल आती है। एल्सास मैजिक एम्पायर की घेराबंदी तोड़ने के 5 दिन बाद भी मुझे आराम नसीब नहीं था। रनवे पर लगातार जहाज उतर रहे थे, उड़ रहे थे, और मैं आउटपोस्ट के ऑफिस में बैठा कैदियों, मीटिंगों और पूरे पैराबेलम को सिर्फ सेना नहीं, एक असली मिलिट्री स्टेट में बदलने के काम में डूबा हुआ था। अब ढांचा बदल चुका था। चितोसे सिर्फ मेरी सहायक नहीं रही, वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी, उसका प्रमोशन भी बढ़ चुका था और पूरी मशीन अब पहले से कहीं बड़े स्केल पर चल रही थी। मीटिंग में इंटेलिजेंस डिवीजन ने मुझे तस्वीरें दिखाई कि पीछे हटे हुए इंपीरियल सैनिक 5 सीमावर्ती किलों में बिखर गए हैं। चितोसे ने सीधा सुझाव दिया कि हम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भेजकर उन्हें अब भी खत्म कर दें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत एक साथ खोलकर दुश्मन को हमारे खिलाफ काउंटर बनाने का मौका नहीं देना चाहता था, खासकर जब सामने वो खतरनाक आउटर वर्ल्डर अब भी जिंदा था। मैंने सबको याद दिलाया कि सिर्फ इसलिए ढीले मत पड़ो कि अभी हम ताकतवर दिख रहे हैं,
इस दुनिया में मैजिक है और अगर हमने दुश्मन को हल्का लिया तो एक दिन हमारे हथियार और हमारी पूरी रणनीति बेकार भी पड़ सकती है। 2 दिन बाद मैं करेन से मिलने फोर्ट सिटी पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ करेन नहीं थी, उसके साथ कई बड़े कुलीन बैठे थे। और जैसे ही असली बात शुरू हुई, चितौसे ने बिना घुमाए बता दिया कि हम किसी भाड़े के एडवेंचर ग्रुप के लोग नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आए मिलिट्री स्टेट पैराबेलम के लोग हैं। कमरा तभी भारी हो गया, लेकिन असली सन्नाटा तब छाया जब चितौसे ने कह दिया कि मैं वहां का सिर्फ कमांडर नहीं, सीधे सीधे उसका शासक हूं। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं और जब मैंने ये बात मान ली तो पूरी मीटिंग कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी, क्योंकि उनके सामने बैठा लड़का अचानक किसी दूसरे देश का राजा निकल आया था। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस कमरे में लौटा तो वही लोग जो अभी तक बराबरी में बात कर रहे थे सिर झुकाकर माफी मांग रहे थे। मैंने माहौल हल्का किया, औपचारिक बात आगे बढ़ाई और साफ कहा कि मैं कैनरी किंगडम की आधिकारिक यात्रा करना चाहता हूं, जबकि फोर्ट सिटी की रक्षा के लिए अपनी फोर्स वहीं छोड़ दूंगा। फिर मैंने करेन को पैराबेलम चलने का न्योता दिया और उसने हाँ कह दी। हेलीकॉप्टर से जैसे जैसे हम मेरे द्वीप के करीब पहुंचे, उसने समुद्र में फैले अनगिनत जहाज देखे, फिर एक पूरे नेवी बेड़े, सबमरीन और मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर की असली विशालता देखकर उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे उसकी दुनिया की समझ ही फिर से लिखी जा रही हो। मैंने उसे पैराबेलम का पोर्ट, शहर, फ्लैग टावर, एंटी एयर नेटवर्क और अपना पूरा आधुनिक सैन्य ढांचा दिखाया। उसके साथ आए घमंडी कुलीन भी वहीं ढह गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि जिसने इंपीरियल आर्मी को रोका वो कोई किस्मत वाला लड़का नहीं, बल्कि चलती फिरती युद्ध मशीन का मालिक है। बेस लौटकर भी मैं रुका नहीं, बस एक पल को याद आया कि बेरेटा की छोटी बहन झारा को सुरक्षित राजधानी भेज दिया गया है, और यह सुनकर मुझे राहत मिली। उसी शाम मैं करेन के साथ खाना खा रहा था, लेकिन कमरे में चितौसे और करेन के बीच ऐसी चिंगारियां चल रही थीं कि मुझे लग रहा था किसी भी पल युद्ध छिड़ जाएगा। आखिर करेन ने साफ कहा कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। चितौसे कमरे से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे कहने पर चली गई। जाते जाते करेन को ऐसी नजरों से देखती हुई कि मैं पहले से ही आने वाले तूफान को महसूस कर सकता था। अकेले में करेन ने पहली बार बिना घुमाए पूछा कि मैं और पैराबेलम आगे क्या करने वाले हैं। मैंने साफ कहा कि अगर हम कैनरी किंगडम की मदद करेंगे भी तो फिलहाल डिफेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट तक सीमित रहेंगे, जब तक कोई दूसरा आउटर वर्ल्डर हालात को और न बिगाड़ दे। मेरे इस जवाब के बाद उसने अजीब तरह की राहत ली, फिर धीरे धीरे मेरे करीब खिसक आई। पहले तो मुझे लगा वो राजनीति की बात कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना दिल खोल दिया। सीधा कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और उसकी हर हरकत बता रही थी कि ये किसी देश का सौदा नहीं, उसकी अपनी सच्ची भावना है। मैं उस पल पूरी तरह हिल गया था, क्योंकि मैं पहली बार समझ पाया कि उसके गुस्से, शर्म और बेचैनी के पीछे असली वजह क्या थी। मैं कुछ जवाब देता उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई, चितौसे की आवाज आई और वो पल वहीं अधूरा रह गया। जाने से पहले करेन ने एक और काम किया, ऐसा कि मैं कुछ सेकंड तक वहीं जड़ हो गया। उसने मुझे चूमा, इतना सीधा, इतना गहरा कि उसके बाद कुछ देर तक मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया। और जब बाहर निकला तो चितौसे मेरी शक्ल देखकर ही समझ गई कि अंदर कुछ हुआ है, बस पूरा सच उसे अभी नहीं पता था। 3 दिन तक करेन पैराबेलम में रही और उन 3 दिनों में चितौसे और उसके बीच ठंडी जंग खुली लड़ाई बन चुकी थी। फिर राजधानी से संदेश आया और मैंने एक आर्मर्ड बटालियन के साथ कैनरी किंगडम की राजधानी की तरफ मार्च किया, जहां पहुंचते ही मेरा स्वागत किसी मेहमान की तरह नहीं, किसी विजेता की तरह हुआ। शहर के बाहर भीड़ जमा थी, लोग मेरे नाम के नारे लगा रहे थे और ऊपर मेरे लड़ाकू विमान इतनी नीची उड़ान में गुजरे कि पूरा शहर हिल गया। मैं लीड कार में था, जबकि चितौसे और करेन एक ही लिमो में बैठी आपस में छिपा हुआ युद्ध लड़ रही थी, और मैं बस अंदर ही अंदर यही सोच रहा था कि 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए लड़ रही हैं। फिर भी यह हालत मुझे शांति नहीं दे रही। किले में पहुंचकर औपचारिक स्वागत हुआ। क्वीन इसाबेला सामने थी, आयरिस भी वहीं थी, और उसकी आंखें मुझे देखते ही ऐसी चमक उठी कि मुझे वही पुरानी बेचैनी महसूस हुई। औपचारिक अभिवादन के बाद मुझे आराम के लिए अलग कमरा दिया गया और मैं सच में थक चुका था, क्योंकि एक पूर्व हाई स्कूल लड़के से सीधे एक देश का शासक बन जाना बाहर जितना शानदार दिखता है, अंदर उतना ही भारी पड़ता है। मैं थोड़ा बैठा ही था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और आयरिस मेरे सीने से लिपट गई। उसके पीछे फिलिस और बेरेटा हांफती हुई पहुंची, माफी मांगती हुई, लेकिन आयरिस को मुझसे अलग करने की हिम्मत उनमें नहीं थी और चितौसे बगल में खड़ी बस उसे घूर रही थी जैसे अभी फट पड़ेगी। बेरेटा ने मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने बात हल्की करने की कोशिश की, लेकिन आयरिस तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहती है, तो वो लाल चेहरे, नशे जैसी आंखों और पूरी गर्मी के साथ बोली कि मैं उसका सफेद घोड़े वाला राजकुमार हूं, अब कोई रुकावट नहीं बची और वो जल्दी से जल्दी मुझसे शादी करना चाहती है। उस पल कमरे में खड़े हम सब एक साथ जम गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी बात मजाक नहीं थी और उसकी आंखों में जो जिद थी उसने साफ कर दिया कि अब सिर्फ युद्ध ही नहीं, मेरे आसपास की औरतें भी किसी बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे निकलते ही करेन ने क्वीन इसाबेला को सब कुछ बताया, मेरी ताकत, पैराबेलम का असली आकार और यह भी कि हमारे खिलाफ सीधी लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। कुछ मूर्ख कुलीन मुझे बिना सुरक्षा के मार देने की बात कर रहे थे, लेकिन करेन ने उन्हें वहीं काट दिया और साफ कहा कि पैराबेलम से टकराना आत्महत्या है। उसने क्वीन को मेरी तरफ से भेजे गए नमक, चीनी, काली मिर्च और दूसरे सामान भी दिखाए, और इतने बड़े उपहार ने ताकत का वो फर्क और साफ कर दिया जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। फिर उसने ये भी बताया कि मैंने बिना किसी इनाम की मांग के 3 बार उनके राज्य की मदद की है, आयरिस को बचाकर, डेमन ब्रीडिंग ग्राउंड साफ करके और इंपीरियल आर्मी को तोड़कर। आखिरकार दोनों देशों के बीच एक सैन्य समझौता बन गया, लेकिन शर्तें अभी ढीली थीं और भरोसा पूरा नहीं बना था। मैंने साफ रखा कि मैं सिर्फ रक्षात्मक और लॉजिस्टिक मदद दूंगा जब तक कोई दूसरा आउटर वर्ल्डर मैदान में न उतर आए, लेकिन उनकी तरफ का प्राइम मिनिस्टर फिर भी अकड़ दिखाता रहा और संधि को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता रहा।
क्वीन इसाबेला अंदर ही अंदर मुझसे रिश्ता मजबूत करना चाहती थी और करेन को लेकर उनके मन में अलग ही योजना बनने लगी थी। लेकिन तभी, जैसे हर बार होता है, सबसे गलत समय पर सबसे विस्फोटक एंट्री हुई। मीटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आयरिस फिर अंदर घुसी, सीधा आकर मेरी गोद में बैठ गई और सबके सामने अपनी मां से कहा कि उसकी शादी मुझसे कर दी जाए। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि राजनीतिक गठबंधन, सैन्य ताकत और आने वाला युद्ध अपनी जगह है, लेकिन मेरी सबसे खतरनाक लड़ाई शायद अब दिलों के इस युद्ध में शुरू होने वाली है।